नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। याद कीजिए 22 जनवरी 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पे जो भाषण दिया था, उस भाषण के कुछ अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की दृष्टि, दर्शन और अंतर्दृष्टि का प्रतीक हैं। राम भारत की आस्था हैं, राम भारत की नींव हैं, राम भारत का विचार हैं, राम भारत का गौरव है, राम भारत का संविधान है। प्रधानमंत्री ने एक और सवाल पूछा वहां जो जनता थी और देशवासियों से कि अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर एक प्रश्न हमसे पूछ रही है कि राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? हमारी पीढ़ी को ये शाश्वत पथ का निर्माण के लिए चुना गया है। हमें हजारों वर्षों के भारत का नींव रखना चाहिए। राम के विचार हमें हमारे मन में रखना चाहिए और यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बातें कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री और राम मंदिर के जो अनुयायी थे, जो जिनके ज़िम्मे राम मंदिर के देखभाल का ज़िम्मा था, व्यवस्था का ज़िम्मा था, राम मंदिर के ट्रस्ट, जिन लोगों ने राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। अब जो सवाल नए खड़े हो रहे हैं, जो जाँच में बातें सामने आ रही है कि चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे, उनको 4 तारीख से ही ये पता था कि राम मंदिर में लूट हो रही है और जो एक एक्यूज्ड है उसके घर पे ट्रस्ट के अधिकारी गए थे, जिसके घर पे बैग बरामद हुए जिसमें पैसे थे। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि चंपत राय जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उनको इस मामले की पहले से जानकारी थी और अब तक जो जांच चल रही है उसमें चंपत राय से जो पूछताछ हुई है, उन्हें उनके ऊपर जिस तरह के आरोप हैं, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो दिल्ली क्यों घूम रहे हैं? संघ की दुविधाएं क्या है? संघ को लगता है पहली बार उनके ऐसे एक बड़े स्वयंसेवक के ऊपर इतने बड़े करप्शन के आरोप लगे हैं, तो संघ की दुविधा क्या है? बीजेपी की दुविधा क्या है कि राम मंदिर के आंदोलन आस्था के साथ जिस बीजेपी हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली तक पहुंची, तो बीजेपी की मुश्किलें क्या है? तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, शीतल पी सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आरती जेरस सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही हैं, विभूति नारायण जी जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, विनीत जिंदल जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और एडवोकेट भी हैं। इन सबसे हम समझते हैं इस राम मंदिर के मुद्दे को। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीतल जी आपसे, जो जिस चंपत राय जी की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, एक तरह से वीएचपी ने एक तरह से आलोक कुमार जो वीएचपी के इस समय कर्ता धर्ता हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ट्रस्ट के अधिकारियों की पहल पे ही जांच की शुरुआत हुई। तो एक तरह से जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं उसको एक बेनिफिट ऑफ वो डाउट दे रहे हैं या उनको बरी कर रहे हैं, जबकि जांच में ये साफ हो रही है कि 4 तारीख से ही चंपत राय जी को पता था, बल्कि कई सारी रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 2025 और उससे पहले से ही पता था कि मंदिर में लूट हो रही है। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि इस समय जो संघ की दुविधा है, जो बीजेपी की दुविधा है, क्या उन सब से ऊपर उठकर जो राम की मर्यादा है, वैसे ही बीजेपी को, प्रधानमंत्री को और आरएसएस को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए? देखिए ये वैसे तो बहुत बड़ी बेटी है हिंदू समाज की। बहुत बड़ी क्या, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई और नाम नहीं है जो हमारे सांस्कृतिक विमर्श में सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। यहाँ तक कि अभिवादन का भी स्वरूप ये लिए हुए है बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी में और सब में। तो इसको लेके एक भावनात्मक विचार पिछले 4 साढ़े 4 दशकों से राजनीतिक रूप से चलाया गया उसने, और उसमें आप कह सकते हैं बहुत सारी मिथ उसमें पिछले 400-500 सालों के जोड़ दिए गए थे। उन सब चीजों का के प्रवाह से और थोड़ा सा जो राजनीति में हम लोगों ने जो एक समुदाय विशेष को घृणा का पात्र बनाया, उस सब में सब चीजों से मिलजुल के ये एक बहुत बड़ी इसकी उपस्थिति हो गई। आरएसएस की इच्छा रही है आज से नहीं, बहुत पहले से 100 सालों से वो काम कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसमें एक क्षेत्र ये भी है कि मंदिरों के संचालन में देश में मंदिरों के पास सालाना करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का प्रचलन होता है। जो ये वो है जो मतलब जैसे एनएसएसओ वगैरह ने स्वीकार किया है, इतनी बड़ी रकम प्रचलित होती है उसमें। और ये ऐसी डेटी है जो नॉर्थ इंडिया में तो इससे बड़ा फिर कहीं कोई था नहीं। और जिस तरह से भीड़ यहाँ आ रही थी और आती चली जा रही थी और आती जाएगी,
तो इसकी आर्थिक स्थिति और बड़ी होने वाली थी। ये पहला इस तरह से बड़े मंदिरों में से एक था जिसे आरएसएस सीधे संचालित करने आया। इसमें जो सारे ऊपर के 3-4 नाम आप ले रहे हैं, ये सब संघ से जुड़े हुए हैं, सबका संघ का पुराना अतीत है। कोई विश्व हिंदू परिषद में काम करता रहा, कोई और दूसरे रोल में काम करता रहा। लंबा-लंबा सबका कार्यकाल है। किसी ने नौकरी छोड़ के या रिटायरमेंट के बाद काम किया संघ में, फिर यहाँ आया, विश्व हिंदू परिषद से आए। ये तीनों चारों नाम प्रमुख जो हैं वो वही है। यही लोग इसको संचालित कर रहे थे यहाँ। निर्माण का काम एक ब्यूरोक्रेट देख रहे थे पुराने, नृपेंद्र मिश्रा, वो भी उस ट्रस्ट में है, लेकिन उनका काम ये था कि निर्माण के काम को देखना। तो दो बड़ी कंपनियों को, लार्सन एंड टोब्रो और टाटा को काम दे दिया था, और वो लोग उनको सप्लाईज वगैरह नीचे की जो थी वो ये लोग करा रहे थे, इनके और इनके अधीनस्थ जो लोग हैं। तो मौके पर चंपत राय ही थे, सेक्रेटरी भी थे वो इस ट्रस्ट के। तो ये अकेली घटना नहीं है, एक चीज ये तो सामने आई है। आज वहां की बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है अयोध्या में, और कहा है कि तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए अयोध्या से। काफी हल्ला गुल्ला हुआ है, और उसमें मतलब बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया है बार की। तो ये बड़ी बात है। यानी अब अयोध्या में जनता भी धीरे धीरे, बार तो प्रमुख होती है, उसकी बात नीचे तक जाती है, तो जनता भी अब इसका इस मामले के इम्पोर्टेंस साथ। शीतल जी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मोहन भागवत ने कई बार ये बयान दिया पब्लिकली कि जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आरएसएस राम मंदिर के रजिस्ट्रेशन में क्यों शामिल हुआ, उसका उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया कि आरएसएस एकमात्र इस आंदोलन में शरीक हुआ जब उनसे पूछा गया कि काशी मथुरा में भी आप शामिल होंगे क्या, जिसका कि जवाब उन्होंने कहा कि संत समाज ऐसा सोचेगा, गोल मटोल उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ये एक लौता आंदोलन था जिसमें कि आरएसएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, पूरा कैडर इन्वॉल्व हुआ, इस मंदिर का निर्माण हुआ। वीएचपी ने पालमपुर का जो रेजोल्यूशन है उसके जरिए इस मंदिर के आंदोलन में बीजेपी शरीक हुई। तो इतने बड़े आंदोलन के बाद मंदिर बना, और इतने बड़े कार्यकर्ता आपके, जिस ईमानदारी का पाठ आरएसएस की शाखाओं में पढ़ाया जाता है, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, आरएसएस के ऐसे बड़े कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह के कभी आरोप नहीं लगे। आपको संजय जोशी के ऊपर आरोप लगे थे कि ठीक है उनकी एक सीडी आ गई थी और उसके बाद उन्हें हटाया गया, कुछ और ऐसे कार्यकर्ता थे, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप, जो राम मंदिर एजिटेशन में शामिल रहा हो, मंदिर के मनाने में चंपत राय की बड़ी भूमिका थी। यानी कि अशोक सिंघल तो पब्लिक फेस थे, लेकिन बैकग्राउंड में चंपत राय का बहुत बड़ा रोल था। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, और मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड ही जस्टिस भी मांगता है कि न्याय होना चाहिए, जिस तरह से लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि ये एक मंदिर है जो प्रमुख है, देश में लगभग सर्व प्रमुख हो गया है इस समय, और इसका संचालन पूरी तरह से आरएसएस कर रहा था। इसमें प्रधानमंत्री ने जो भी 2 कार्यक्रम हुए उनमें सरसंघ चालक भागवत ही दूसरे व्यक्ति थे जो उपस्थित रहे। तो सीधे सीधे ये इन लोगों के हाथ में था, इसमें कोई तीसरी चीज नहीं है, इसमें इफ बट की कोई गुंजाइश इनके लिए नहीं है। और ये सामने आया, ये इनका मॉडल है, ये काम करने का तरीका है। हमारे यहाँ इस तरह के मंदिर जो बड़े बड़े हैं, तिरुपति है, दक्षिण भारत के दूसरे मंदिर है, केरल के कई मंदिर हैं, पद्मनाभ मंदिर वगैरह, इन सब के संचालन की जो व्यवस्था है, सब कुछ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, सब नेट पर उपलब्ध है। पिछले साल कितना आया, क्या बजट था, किसमें क्या आया, स्वर्णाभूषण कितने आए, क्या नहीं आए, सब डिटेल सब मिल जाते हैं। ये आरएसएस चला रहा है, जिसका 100 साल का अनुभव है, जो केंद्र में सत्ता में है, और अरब सागर से लेके गंगा सागर तक सब जगह उसी की सरकारें हैं। और एक मंदिर जो उनके हाथ में आया, उसमें वो इस तरह के आरोपों में आज घिरे हुए हैं। हालांकि इस आंदोलन पर आरोप शुरू से लगे हैं। जब ये पहले शुरू हुआ था तब भी इस पर चंदा चोरी का भारी आरोप था। ये आंदोलन को शुरू करने के लिए समय जमाना कहा जाता था, 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, कोई हिसाब कहीं नहीं आया। जो अशोक सिंघल कहें वही सही वाली बात होती थी। उसके बाद भी जब जब शिला पूजन या जब जब आयोजन इस तरह के किए गए जिसमें धन आया, किसी का कोई सार्वजनिक तौर पर विवरण उपलब्ध नहीं है। और चूंकि ये बड़ा रहस्यमय ढंग का संगठन आरएसएस अपने आप में ही है, कहीं रजिस्टर अपने को नहीं करता, किसी को भी मना कर देता है कि हमारा नहीं है, ये हमारा सदस्य नहीं है, अब आप कहाँ से प्रूव करेंगे। रिकॉर्ड इनका है नहीं, कोई रिकॉर्ड इनका रखने के लिए कुछ इस तरह का फैसला भी नहीं हुआ किसी दौर में, तो ये सुरक्षित रहे उससे। अब इसमें जो बात आ रही है, ये बाकी तो सब छोटे कर्मचारियों को इसमें डाल दिया गया है एफआईआर करके। पहले तो 19 दिन
एक झूठी एसआईटी बनाई गई। आईटी जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो बिना एफआईआर के होता नहीं है, इंक्वायरी होती है बिना एफआईआर के। तो एक्चुअली वो इंक्वायरी थी, स्पेशल इंक्वायरी टीम कह लीजिए, जो भी उसको कहिए। तो लेकिन उसको एक 19 दिन उससे टाला गया। इनको उम्मीद थी कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये मामला इसके पहले वाले मामले इनके सब ठंडे करने में सफल रहे हैं। जैसे 1600 करोड़ जब चंदा होने की बात थी, जब आंदोलन शुरू ही हुआ था, उसमें उसका कभी कोई पता नहीं लगा। उसके बाद के मामलों में भी जब शिकायतें हुई, कभी कुछ पता नहीं लगा और लोग नहीं कर पाए। इस मामले में भी पहले जमीनों में काफी बड़ी लूट हुई है, जिसके आरोप संजय सिंह वगैरह ने डिटेल्ड लगाए हैं। एक ही दिन में एक जमीन 2 करोड़ रुपए में एक आदमी खरीद रहा है, और उसी दिन दोपहर बाद वो ट्रस्ट को 18 करोड़ या 18.5 करोड़ में बेच रहा है। ये सब रिकॉर्ड पर है, सबके दस्तावेज बार बार दिए गए हैं, लेकिन इन पे कभी न शिकायत कोई दर्ज हुई, न कोई जांच हुई। ये सब मामले जैसे टलते रहे और लोगों ने इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होगा वाला इनका एटीट्यूड था। तो इसमें ये हुआ, और इसमें बिल्कुल ये शंका करने के जायज कारण है और तथ्य भी है कि यहाँ जो बहुमूल्य चीजें आई, जो धातुएं आई, सोना चांदी आया, इनमें से ज्यादातर चीजें रिकॉर्ड पर नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता कि ये छोटे छोटे कर्मचारियों का जिनका नाम दिया हुआ है, ड्राइवर वाइवर हैं, ये सब जब बड़ी चोरी हो रही होती है तो छोटी बहुत वो लोग भी कर लेते हैं, वो 2-4 लाख वाले लोग हैं। लेकिन जो करोड़ों का मामला है, वो संगठित तौर पर इसमें आरएसएस की जिम्मेदारी भी है, और मुझे उनके शरीक होने पर पूरा शक है। मेरे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ जो तथ्य सामने आए उसमें वो है कि गोपाल राव नाम के जो सज्जन है, जो अवध प्रांत देख रहे थे, इनमें से तीनों के बारे में ये भी है कि इनका कोई न कोई भाई या भतीजा इन लोगों के साथ लगातार लगा हुआ था, उनके भी नाम आए हैं। वो सब इस एफआईआर में नहीं है। जबकि ये है कि उसमें से गोपाल राव का भतीजा तो हर हफ्ते 10 दिन में बोरों में कुछ सामग्री लेके ट्रेन से जाया करता था कर्नाटक, और वापसी में जहाज से आया करता था। ये सब को डिटेल देने वाले लोग मतलब इनके सबके वीडियो बयान मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कहीं लिख दिया है और उसका कोई तथ्य नहीं है। मंदिर और जमीनें हड़पने के मामले, आज भी एक मामला आ गया है। बगल का एक मंदिर लगभग लूट लिया गया है गलत कागज बनवा के। वो उसमें और हर इन सब मामलों में सीधे चंपत राय का नाम आ रहा है। और वो आज तो उन्होंने सब वीडियो बयान उन्होंने भी जारी किया, दस्तावेज भी जारी किए हैं। बगल का एक मंदिर है, उसकी जमीन लूट ली गई गलत कागज बनवा के। बिल्कुल। तो ये जमीनों की लूट हुई है, चढ़ावे की लूट हुई है, और सब चीजों को इधर उधर किया गया है। और ये देश के सामने आरएसएस का मॉडल है, और मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मामले पर देश में प्रतिक्रिया जो है उनसे संभाले, फिलहाल तो नहीं संभल रही है, लेकिन वो इसको लिंगर कर रहे हैं कि धीरे धीरे वॉश आउट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। विभूति जी, जो कई सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी तो चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होने से या ट्रस्ट का के जो सारे सदस्य, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के स्वदेश आते ही नया जो ट्रस्ट है वो अमल में आ जाएगा, नाम भी फ्लोट हो गए हैं कि ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा। लेकिन इन सारी स्थितियों से सारी ट्रस्ट के मेंबर बदल जाएं, सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, इन सब से आपको लगता है कि जो आस्था पे चोट हुई है, जो जो गुनाहगार हैं, जो अभी तक दिख रहा है कि उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि जो मेन 3 कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी मंदिर की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सदस्य तो आज भी आरती में शामिल थे, दूसरे सदस्य दिल्ली घूम रहे हैं, तीसरे सदस्य कहीं और हैं। आरएसएस का पूरा कैडर वहां पे अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो उनके यूपी के प्रांत प्रचारक हैं अनिल कुमार जी, वो वहां पे बैठे हुए हैं, ताकि एक अलग रिपोर्ट बनेगी और कौन कौन से नए सदस्य ट्रस्ट में आएंगे उन सबकी रूपरेखा बन रही होगी। लेकिन क्या इससे लगता है कि गुनाह कम हो जाएगा, जो आस्था के ऊपर चोट पहुंची है वो स्थिति धुल जाएगी? क्योंकि जिस तरह से ये एपिसोड हुआ है, ये तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जितना डैमेज हो गया है उसको अब ये लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ये बड़ा स्पष्ट हो गया, शीतल जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उस पर विस्तार से जाने की जरूरत है कि राम सिर्फ हमारी संस्कृति और हमारी आस्था और हमारी जो भगवान में जो हमारी भक्ति है, सिर्फ उसके प्रतीक नहीं थे। इन्होंने राम को एक राजनीतिक तौर पे यहाँ इस्तेमाल किया है। पूरा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। सबको पता था कि अयोध्या में बहुत सारे मंदिर है, उसमें अगर एक मंदिर और बन जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था। कई चरणों में ऐसी स्थितियां आई थी
जब समझौता होते होते रह गया था। कई बार तो वहां शीतला सिंह जी एक पत्रकार हुआ करते थे अयोध्या में, उन्होंने किताब भी बिल्कुल। लिखी है, मेरे मित्र भी थे, तो उन्होंने वो एक तरह से आंखों देखा बताते थे। कई बार ऐसी स्थितियां बनी थी कि ये जो थोड़ा बहुत स्थान जो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा था, तो उसको चारदीवारी से घेर के चारों तरफ मंदिर बना दिया जाए। लेकिन उससे भाजपा या आरएसएस या वीएचपी, इन सारे संगठनों की मंशा नहीं पूरी हो रही थी। ये बार बार कहा जा रहा था कि देश में इतने मंदिर है, एक मंदिर और बन जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा ये उन्होंने दिखा दिया। करीब 25-30 साल तक लगातार आंदोलन चला। उस आंदोलन ने पूरे मध्य वर्ग को विभाजित किया। मैं तो उस दौरान नौकरी करता था। मैंने देखा था कि आजादी के बाद ये शायद अकेला आंदोलन था जिसने हिंदू मध्य वर्ग को इतना ज्यादा कम्युनलाइज किया है। मतलब उन घरों में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते थे, या इलाहाबाद जहां मैं तैनात था, मुझे अभी तक याद है उस इलाहाबाद को मैं पहचान नहीं पाता था 1990 में जब ये आंदोलन चल रहा था और उरूस पर था इलाहाबाद में, तो उस शहर को पहचानना मुश्किल हो गया था। मतलब वो शहर इतना कम्युनलाइज हो गया था, इतना भगवा हो गया था। तो ये सारा आंदोलन तो उसी लिए हुआ था, और उसका इनको पॉजिटिव परिणाम भी मिल गया, सत्ता भी मिल गई, केंद्र में भी मिल गई और प्रदेश में भी मिल गई। लेकिन जो बुनियादी चरित्र आरएसएस का वो नहीं बदला। मुझे आरएसएस की ईमानदारी को लेकर कभी मेरे मन में शक नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन में इत्तेफाक से मुझे भी शाखा में जाने का मौका मिला था। मैंने देखा था कि जब मैं बहुत छोटा था तो अपनी मुट्ठी में बंद करके 1 आने 2 आने हम लोग ले जाते थे गुरु दक्षिणा के लिए, और जो गुरुजी होते थे वो बंद मुट्ठी में उसको स्वीकार करते थे। आज जरा इनका चंदा वसूलने का तरीका देख लीजिए। आप आपके घर आते हैं और वो आपको रसीद काट के देते हैं। वो पूछते नहीं है कि आप कितना दे सकते, वो रसीदें काट के देते हैं और वो पैसा ले जाते हैं। और जब ये संगठन कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ जमा होता होगा, कोई बैंक में तो इनका खाता खोल नहीं सकता। आप इस बीच में पिछले 10 सालों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर बने, आप सिर्फ कानपुर का दफ्तर जाके देख लीजिए या दिल्ली में झंडे वालान के पास देख लीजिए, मतलब बहुत ही अभद्र और अश्लील किस्म का जो वैभव है वो दिखाई देता है। मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही गंदे तरीके से पैसे का और संसाधनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब ये इनकी ईमानदारी को लेकर के सिवाय जो गोदी मीडिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कह रहा होगा या किसी के मन में ये शंका होगी। तो ये तो निहायत ही बेशर्म तरीके से लूट हुई है यहाँ पे चढ़ावे की, और मुझे नहीं लगता और कि अब ये इसमें बदल आपको देंगे ये भी ट्रस्टियों। लगता है कि एज ए आईपीएस ऑफिसर की इसमें चंपत राय की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि इतना बड़ा कांड चल रहा है, सीसीटीवी के फुटेज में 40 बार 50 बार घटनाएं रिकॉर्ड हो रही है, और चंपत राय जी को ये पता ना हो, अनभिज्ञ हो या आंख मूंद के बैठे हुए हो, ये लगता नहीं है कि ऐसा होगा। नहीं, ये तो कहना ही हास्यास्पद है। चंपत राय को न सिर्फ पता था, चंपत राय की मर्जी से, चंपत राय की सहमति से, चंपत राय की स्वीकृति से सब कुछ हो रहा होगा, ये मेरा अपना मानना है। और ये अगर ईमानदारी के साथ जांच की जाए तो साबित हो जाएगा। भाई ये तो कोई इस पर तो कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि इतना बड़ा वहां पे सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के सामने कोई जाके खड़ा हो जा रहा है जिस समय पैसा गिना जा रहा है, भर के बोरों में कुछ सामान कर्नाटका ले जाया जा रहा है और वहां से हवाई जहाज से लौटा जा रहा है। ये सब क्या, ये तो आप सोचिए कि दुस्साहस की हद थी। मतलब ये पता था कि सब सैया भाई कोतवाल तो डर गया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, पूरा देश जय जय कर रहा है, सब गोदी मीडिया के प्रभाव से सारा सब कुछ ठीक चल रहा था देश में। तो ये तो एक ऐसी चीज हो गई है जो थोड़ा मुंह में इनके, जिससे आप कह रहे कंकड़ पत्थर आ गए। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये सीबीआई की जांच से कुछ होगा या ये ट्रस्ट के सदस्यों को बदल देने से कुछ होगा। अगर होगा तो सिर्फ ये जनमत के दबाव से होगा। जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया इस समय इनके बागी हुई है और इनके चंगुल में नहीं आ रही है, अगर ये कुछ दिन और रहे तो इससे डर करके ये कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आरती, आपको क्या लगता है कि ये जो दुविधा है संघ के सामने, वीएचपी के सामने या फिर बीजेपी के सामने, एक अजीब तरह की स्थिति हो गई है कि अगर आप चंपत राय के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जो बाकी सदस्य हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो संघ की जो क्रेडिबिलिटी है, संघ की जो साख है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से धूल धूसरित हो जाएगी। तो और बीजेपी अगर एक्शन नहीं लेती है कि अपॉइंटमेंट पीएमओ के जरिए हुई थी,
तो योगी का ये सारा राइट कहता है कि जिस तरह से चंपत राय ने वहां पे कब्जा बना लिया था, गोरखपुर धाम के एक भी सदस्य उस राम मंदिर में अपॉइंट नहीं हुए, तो आपको लगता है कि इन दुविधाओं का हल किस डायरेक्शन में निकलेगा? कुछ बड़े सर कलम होंगे, पकड़े जाएंगे, या फिर एक तरह से राम ट्रस्ट के लोगों को बदल के जिसको प्रधानमंत्री की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी के सहारे आपको लगता है कि इसमें भी नैया जो है पार हो जाएगी? देखिए, जो आस्था पे चोट लगी है वो तो लगी है, और जो भी राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, जिनके मन में राम के लिए आस्था है, उन सबको ये चोट तो लगी है। पर मैं इसको थोड़ा ब्रॉडन करना चाहती हूँ। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं, अभी जो हाल में जो एलिगेशंस निकले हैं मध्य प्रदेश के सीएम के खिलाफ, मोहनलाल यादव, जिसने अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए उज्जैन में कितना सारा जमीन खरीदा है, क्योंकि उज्जैन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरहॉल होने वाला है। तो उन्होंने मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जमीन अभी खरीद लिया है, ताकि बाद में जाके जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो सबको पैसा मिलेगा। आज के दिन में 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तो एंटी करप्शन वेव में आई थी, क्योंकि जो यूपीए की छवि थी वो करप्शन से इतना जुड़ गया था कि लोग तंग आ गए थे, और इसीलिए भाजपा को ऐसी बड़ी बहुमत मिली थी 2014 में, जिसको मतलब किसी को संकल्प जिसको किसी को मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि बीजेपी ऐसी मेजॉरिटी लेके आएगी। अब 12 साल बाद जो इन्होंने अपनी छवि बनाई रखी थी इतने सालों से कि बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, आरएसएस इज अ सिंपल सोशल सर्विस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा टूट के गिर रहा है। अब इसको कैसे संभालेंगे? अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा पैरालिसिस है सरकार में, नहीं तो मोदी जी तो अभी चुनाव आने वाले हैं यूपी में अगले साल, 6 महीने ही रहते हैं, कैंपेन शुरू हो जाएगा। अभी तो मतलब दोनों योगी और मोदी दोनों को एक साथ मिलके इसका हल जल्दी से हल करना चाहिए। जितना ये खींचेंगे उतने और एलिगेशंस निकलेंगे, उतनी और कहानियां चलेंगी, उतनी और स्पेकुलेशन होगा। वो स्पेकुलेशन इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, खास करके जब चुनाव आ रहे हैं। तो ये तो अभी सीबीआई को देंगे तो मामला इतने साल चलेगा कि कुछ हल नहीं हो पाएगा उससे। तो या तो अच्छी बात है ना कि सीबीआई को देने पे हल नहीं हो पाएगा, पब्लिक जो एंगर है वो लीक्स तो आते रहेंगे ना, पर लीक्स तो आते रहेंगे ना, यही तो चक्कर है, लीक्स तो आते रहेंगे। आज के दिन में भी इन्होंने एसआईटी को इसलिए दिया था कि वो नैरेटिव को कंट्रोल कर सके, उसके बावजूद भी लीक्स निकल रहे हैं। तो मतलब और ये लीक्स जो है अभी तो स्पेकुलेशन है, मतलब कोई कह नहीं सकता है ऐसे खुल के कि चंपत राय ने ये पैसे चोरी की है। अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन के रूप में है, और स्पेकुलेशन जो है वो सबसे खराब है, वो छवि को बहुत ही डैमेज करता है। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी चिंता है अपनी इमेज की, और ये यूपी चुनाव की चिंता है, और जो 2029 में आने वाले चुनाव की चिंता है, तो ये मामले को जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए, और जो भी पनिशमेंट देना है वो जल्दी दे दे। तो इसको खींचने से कोई फायदा नहीं होगा, ना बीजेपी को ना आरएसएस को। विनीत, आपको लगता है कि जो स्थिति है, जिस तरह से सरकार विनीत, सवाल ये था कि जो आपको लग रहा है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उससे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है, या सिर्फ ये आई वॉश है?
नहीं, बिल्कुल मेरा मानना जो अब तक आपके जितने भी वक्ता हैं उन्होंने जो कहा, मेरा मानना थोड़ा उससे अलग है। और मैं मानता हूं कि जो अब तक फैक्ट्स सामने आए हैं, चाहे आप एसआईटी की बात करें, अगर एसआईटी को सिर्फ इसकी लिपापोती करनी होती तो बहुत सारे रास्ते थे। जो चीज़ें सामने आई हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, वो चीज़ें वहाँ नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर छुपाना ही होता तो उसके बहुत से तरीके थे, और अगर आप सत्ता में हैं तो आपको सिर्फ एसआईटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ को छुपाने के लिए। एसआईटी फॉर्म की गई थी, उसका इंटेंट जो था कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करके जो चीज़ें पता किया जाए कि आखिर है क्या, मसला क्या है। अब उस मामले में जो चीज़ें सामने आई उसी के बिहाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि क्या चंपत राय का कितना इन्वॉल्वमेंट था, कितना नहीं था। तो देखिए यहाँ बड़ा क्लियर कट है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक व्यक्ति जो एक बड़ी पोस्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैठता है तो वहां पे अगर कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, और चंपत राय जी की यहाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां अगर कुछ भी गलत हुआ है तो। अब उसके बाद बात आती है कि जी चंपत राय जी के ऊपर क्या एक्शन हो, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। तो ऐसा होता है कि कई बार आपका नाम एफआईआर में ना हो लेकिन आप उससे बरी नहीं हो जाते। इसका मतलब यहाँ आईपीएस साहब बैठे हुए हैं और ये बात जानते होंगे, उन्होंने बोली नहीं ये बात, लेकिन नहीं, लेकिन उसमें फिर सबूत वगैरह नहीं मिटाने का वो हो जाता है कि अगर मैं उसी पे, ये तो बहुत आगे की बात कर दी सर आपने, अभी उससे पहले की बात है। ये तो इनिशियल बेसिस के ऊपर जो फैक्ट्स आए उन फैक्ट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज उन लोगों के ऊपर हुई या तो जिनके पास से रिकवरी हुई या फिर जिनके पास देखा गया कि वीडियो में इनके पास सामान मिला या नहीं मिला। अब अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्यूज होगा तो सब्सिक्वेंट एक्यूज का नाम कभी भी आ सकता है। अब चंपत राय जी के ऊपर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, चंपत राय जी बिल्कुल एक्शन हुआ, चंपत राय जी को छोड़ना पड़ा, जो कि सभी लोग कह रहे थे कि नहीं चंपत राय को सब बचाने में लगे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे अपनी सीट को, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको कहा गया जो अब तक रिपोर्ट में है। और मैं एक बात यहाँ बड़ा क्लियर कट आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बड़ा आसान है ये कहना कि चंपत राय का इन्वॉल्वमेंट था, चंपत राय ने पैसा खा लिया या वीएचपी ने पैसा खा लिया, बहुत आसान है ये बोलना। लेकिन बीइंग अ लीगल पर्सन हर चीज को, क्योंकि इससे पहले ये पहला मामला नहीं है, ये हम इसलिए इतना बात कर रहे हैं क्योंकि ये आस्था का मामला है, राम मंदिर का मामला है, और ये कहीं ना कहीं हमें जो इम्पैक्ट कर रहा है वो हमारे दिल को इम्पैक्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक आप कहें कि एक स्कैम नहीं है, एक चोरी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे माइंड को, हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे दिल को, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए हम इसको ज्यादा सावधानी से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे देश में इससे पहले स्कैम नहीं हुए, इससे पहले बहुत से स्कैम हुए। सब स्कैम्स के अंदर क्या आया, क्या निकला, तब सरकारों ने क्या किया, हम सब ने देखा। 15 दिन के अंदर एक एसआईटी ने आपको एक रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट के ऊपर आपके 17वें दिन आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। आज तक किसी सत्ता में बैठी सरकार ने, आप मुझे बता दीजिए ऐसा किया हो तो, आज तक नहीं हुआ। और मैं आपको यहां विश्वास दिलाता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि इस मामले के अंदर चाहे चंपत राय जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे टिन्नू हो, चाहे कोई भी हो, जितने लोग इस मामले में इन्वॉल्व होंगे, योगी जी की गवर्नमेंट, योगी जी की सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को छोड़ेगी नहीं। अगर हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचा, यहाँ पे एक आपके जो वक्ता बैठे हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया कि राम मंदिर की क्या भूमिका रही, राम मंदिर को बनाने में क्या। देखिए राम मंदिर बनाना और राम मंदिर की भूमिका हिंदुओं के लिए सचमुच में अस्तित्व का सवाल रही है। बात सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्टेशन पे नहीं है, वो अगर वो राम जी की जन्मभूमि है तो वहां मंदिर होना चाहिए, इस बात को हर हिंदू मानेगा। और अगर आप इस बात के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी ने अपनी पॉलिटिकल सिर्फ एस्पिरेशन पूरी करने के लिए वहां मंदिर बनवा दिया, तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई और लेना चाहता था उसका पॉलिटिकल एस्पिरेशन का तो वो ले सकता था, पर उनकी हिम्मत नहीं थी। जिन्होंने लेना था उन्होंने लिया, मंदिर बनवाया। अब आप बात करते हैं कि आरएसएस, बहुत सारे सवाल आ गए कि आरएसएस रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है। रिकॉग्नाइज नहीं है तो हमारे यहाँ वो सारे सवाल पे हम जाएंगे, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं विनीत की जो एफआईआर हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिन लोगों को का नाम है जो अरेस्ट किए गए हैं, वो अभी तक प्राइमा फेसी ये लगता है कि वो छोटे प्यादे हैं, जो कि जब इतनी बड़ी लूट हो रही थी तो नोटों के 2 बंडल हमने भी उठा लिए, 2 व्यक्ति ने कोई और बंडल उठा लिए। एसओपी ये बात आ गई कि 2025 में जब एसबीआई ने कहा कि एसओपी का ये फॉलो होना चाहिए, राम मंदिर, उस एसओपी को ट्रस्ट ने क्यों नहीं फॉलो किया, उसको ओवरलुक क्यों किया गया। उससे पहले तमाम, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी स्टोरी उस पर छापी कि किस तरह से एसओपी को नजरअंदाज किया गया। जब लोग कुंभ में गए, लोगों ने दान चढ़ाए, उस समय जो एसओपी थी उसको फॉलो नहीं किया गया। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में सारी कहानियां छपी है इंडियन एक्सप्रेस में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, किस तरह से इन्फ्लेटेड प्राइस पे जमीन को खरीदा गया।
तो यानी कि भ्रष्टाचार तो चारों तरफ उसके अंश दिख रहे थे, लेकिन चंपत राय जी आंख मूंद कर बैठे हुए थे। अगर वो ईमानदार थे भी, तब भी वो ईमानदारी का एक तरह से जिसको कहते हैं कि सब कुछ लूटने दे रहे थे, और उसमें एफआईआर में उनका नाम नहीं है फिलहाल। जब होगा, अरेस्ट होंगे नहीं होंगे, या इन शर्तों पर ही उनको रिजिग्नेशन दिया गया है कि आपके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, इससे लोगों की शंकाएं खड़ी हो रही है और लोगों को लगता है कि कुछ होगा नहीं। देखिए, अब बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि चंपत राय जी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है नहीं है। उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ये पूरा मामला कंक्लूजन पे नहीं आ जाता। हम कुछ भी कहें, आरएसएस कुछ भी कहे, अखबार कुछ भी छापे, टीवी कुछ भी चलाए, पर चंपत राय जी तब तक ईमानदार नहीं माने जाएंगे जब तक कि पूरा ये मामला इन्वेस्टिगेशन से नहीं निकलेगा और वो इन्वेस्टिगेशन में पाक साफ साबित नहीं होते। ये इस बात का एश्योरेंस है। आप ये कहिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको बीजेपी ने या वीएचपी ने या आरएसएस ने ये कह दिया चंपत राय जी को आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको निकाल देंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है, जैसा कि आपने ही उनको डिफेंड किया जा रहा है ना, वीएचपी डिफेंड कर रही है। आलोक कुमार का स्टेटमेंट आप देखिए, आप समझिए, डिफेंड तो ए राजा को भी किया गया, डिफेंड तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अरे वो तो करप्ट थे, उनको तो कोर्ट ने भी और सबने मान लिया करप्ट है। यहाँ तो राम मंदिर की बात हो रही है। ये तो बहुत बात की बात है। पहले भी जब भी देखिए, जब भी कोई ऐसा कुछ भी एक्ट होता है तो हर पार्टी, हर व्यक्ति जो जिससे मिला हुआ होता है, जिसके साथ होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको डिफेंड करने का काम जनरली होता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि वीएचपी क्यों डिफेंड कर रही है, बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है, वो उनका राइट है, वो करें। लेकिन मैंने अभी बोला कि अगर चंपत राय जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आरएसएस, बीजेपी या वीएचपी नहीं दे सकती। वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको तभी मिलेगा जब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी से निकल जाएंगे। अगर वो नहीं निकले तो बिल्कुल उनको सजा मिलेगी, इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है किसी को। ठीक है, एक छोटी छोटी टिप्पणी शीतल जी आपसे और विभूति जी आपसे। आप इस केस का जो जिसको पॉलिटिकल रामिफिकेशन देखते हैं, और जिस तरह से सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आपको लगता है कि किस तरह का एक्शन प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में लेंगे, सिर्फ वो ट्रस्ट का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा और उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, या आपको लगता है कि जो संघ की दुविधाएं हैं उसके हिसाब से कोई बड़ा एक्शन और होगा? किस तरह से आप इसका लॉजिकल जो पाथवे है वो जाता हुआ देख रहे हैं? अमेरिका की एक अदालत में हमारे देश के एक उद्योगपति के खिलाफ एक भारत में घूस देने का मामला पिछले 2 साल से रिकॉर्ड पर है। उसकी हर डेट पे उसकी स्टोरीज आती हैं। वहां से बचने के लिए अनाउंस किया गया कि $15 बिलियन हम लगाएंगे। 24 से मामला ऑन रिकॉर्ड है। भारत में क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? ऐसा आपके या हमारे साथ हो सकता है कि हम कोई अपराध करके किसी दूसरे देश से यहाँ वो हमें डिपोर्ट किया जाए और एयरपोर्ट पे हमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा? लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। सबकी आंखों के सामने है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये एसआईटी की रिपोर्ट की बात, एसआईटी की रिपोर्ट किसने देखी है? आपने देखी है कहीं सार्वजनिक तौर पर? वो हमें क्या मालूम उसमें क्या हुआ है? शिकायत की गई है ट्रस्ट की ओर से। बाद में उस दिन शाम को जब इतना प्रेशर बन गया तो उन नौकरों पे, बेचारों पे शिकायत कर दी गई है और नौकरों को कोई पूछताछ भी नहीं हुई। शिकायत हुई, अरेस्ट हुए, जेल भेज दिए गए। ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अरे भाई, हम लोगों की भी थोड़ी बहुत उम्र हुई है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ उत्तर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कम से कम और मंत्री अरेस्ट हुए। साधारण मामलों में, बिना बात के मामलों में सब मामले खत्म हो गए लगभग, एक आध छोड़ के। और उसमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसको रिमांड पे न लिया गया, और मैक्सिमम रिमांड न ली गई हो। जितनी मिल सकती है उतनी रिमांड ली गई, कम मिली तो फिर से रिपीट करके ली गई, बेइज्जत किया गया। यहां सबको जेल भेज दिया गया। उनसे कहा गया होगा कि भाई 2-4 महीने ठंडा करना है, वहां रहिए, हम वहां भी तुम्हारी सब व्यवस्था होगी, और ये बाकी सब सिर्फ आई वॉश होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। आप देखिए, फिर आप करिएगा कार्यक्रम, 1 महीने बाद करिएगा, 2 महीने बाद करिएगा, फिर हम लोगों को बुला लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी डालने की कोशिश होगी। धीरे धीरे लोगों की स्मृतियां, बहुत सारे नए मामले आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं उनको और दूसरी चीजों में फंस जाते हैं। जीवन है, ऐसा स्वाभाविक है।
और ये धीरे नहीं, तब धीरे तक संसद में वो कानून वगैरह भी तो आना है ना मानसून सत्र में। कई सारे कानून आने वाले हैं, बिल आने वाले हैं, तो लोग भूल भाल जाएंगे। कानून आने वाले हैं, पासपोर्ट पर होने लगेगा कि आपकी नागरिकता क्या है, बहुत सारे सवाल। देश तो बहुत बड़ा है हमारा, 150 करोड़ लोग हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। वो तो कुछ भी घट जाएगा, कुछ घटाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन असल में सिर्फ ये है, जब से आया है मामला तब से बचाने की तो कोशिश हो रही है चारों तरफ से, और कोशिश हो रही है कि किसी टीनू यादव के नाम जो ड्राइवर एवरी करता है, इन सब के नाम घड़ा फोड़ दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली इसमें समस्या ये है कि हमारा मीडिया भी शुरू में उसने 8 लोगों में से सिर्फ टीनू यादव को चुना, 8 अरेस्ट में उसका नाम 8वें पर है, लेकिन हर टेलीविजन चैनल पे, कुछ जगहों पे हम लोगों को भी बुला लेते हैं, मैंने हर जगह ये ऑब्जेक्शन किया कि उसका नाम एफआईआर में 8वें नंबर पर है, आपके यहाँ जो लिस्ट चल रही है उसमें पहले नंबर पर है। बिकॉज बीइंग यादव आप उसको हमेशा सारी स्टोरीज में इधर उधर भी पेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल कंसिडरेशन यादव मुस्लिम मिल जाए तो सब वहीं चला जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है। इस जो ये ट्रस्ट बनी है, इस पर जो आरोप है वो भी तो एक बहुत सीरियस आरोप है कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण बनिया समुदाय के लोग हैं, इसमें समाज का प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। हिंदू समाज का है तो हिंदू के दूसरे लोग भी तो 50% से ज्यादा तो ओबीसी होता है। जिन लोगों ने कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, हम कोई इनके पक्षकार नहीं है, लेकिन ये लोग आंदोलन में सबसे ज्यादा आगे थे। हम लोगों ने जो कॉपीज लिखी हैं उन कॉपीज में इन्हीं का सबसे ज्यादा बयान, हल्ला गुल्ला सब आता था। अयोध्या से कई बार के सांसद रहे हैं। उनको तो घुसने नहीं दिया। विनय कटियार का तो गुस्सा था कि चंपत राय और उनके जो शागिर्द थे वो जब गए और जिस तरह से अपमानित किया गया उनको, उनके कार्ड, नाम, पता पूछे गए, तो राम मंदिर आंदोलन के जो चेहरे थे उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया लोगों ने। भाई हम लोगों ने तो खैर पूरी लाइफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकारिता की है, जब जो सामने रहा है उसकी आलोचना की है, इसलिए हम लोगों को तो आप एक नेगेटिव खाते में डाल दीजिए। प्रदीप सिंह को, चौगांवकर को, ये तो राइट विंगर है ओपनली ना, आरएसएस के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा। आज ये क्या लिख रहे हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये उस आस्था भावना का है, ये सबके मन में है, ये खुलेआम है और सबको लग रहा है ये आई वॉश हो रहा है। बिल्कुल। विभूति जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये आरती जी ने बहुत सही कहा कि ये सरकार तो आई थी एक एंटी जो करप्शन प्लैंक था उसके ऊपर होकर के। अब रोज इनके एक ना एक मामले आ रहे हैं। अभी आरती जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। आप कल ही देखिए, कल एक केंद्रीय मंत्री जो किसान है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में जिन्हें आप किसान कहिए, उन्होंने अपने ही विभाग से 1 करोड़ रुपए के करीब पैसा ले लिया। तो अब ये तो रोज एक ना एक आएगा। वो कह रहे हैं मैं बचपन से खेती कर रहा हूँ और बाकी किसानों की तरह मैंने भी लाभ ले लिया, तो क्या गुनाह किया। लेकिन वो लाभ, ये इत्तेफाक था कि उसी मंत्रालय ने दिया जिस मंत्रालय में खुद मंत्री हैं। उनके साथ साथ एक आईएएस अफसर भी फंसे जो उसी मंत्रालय में सेक्रेटरी है और वहीं से लाभ ले रहे हैं। तो ये तो अब रोज आएगा। देखिए, ये सारा का सारा एंटी करप्शन प्लैंक जो है, अब ये धीरे धीरे हिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर पब्लिक ओपिनियन इसी तरह बनी रही और दबाव पड़ता रहा, तब शायद चंपत राय एंड कंपनी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। अदरवाइज तो जैसे शीतल जी कह रहे थे, ये तो चलता रहता है, 2-4 महीने में नए इश्यूज आ जाएंगे, नए मामले होंगे और जनता की स्मृति थोड़ा कमजोर होती है, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार मतलब मेरा मानना है कि शायद ये फंस गए हैं, क्योंकि ये उसी मैदान में लड़ाई हो रही जिस मैदान के ये माहिर हैं। तो वो उस मैदान में लड़ना जरा इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। आरती, आप एक छोटी सी टिप्पणी करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी हाँ, देखिए, चंपत राय बनिश हो, जेल जाए या ना जाए, पॉलिटिकल डैमेज तो होने वाला ही है। जैसे यूपीए के टाइम में जिन जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे थे उसमें से कोई जेल नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। सारे जो अभी आप भूल भी गए हैं कि डी राजा के खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगे थे, वो अभी कुछ पनिशमेंट नहीं मिला उनको, कुछ नहीं हुआ। पर पॉलिटिकल डैमेज तो हुआ ना कांग्रेस को, इसीलिए तो 2014 में बीजेपी इतनी बहुमत लेके आई थी। तो ये पॉलिटिकल डैमेज जो हो रहा है रोज के रोज, और ये आश्चर्य की बात है कि ये कहानियां जो निकल रही हैं, कोई अंदर से लीक तो कर रहा होगा ना, नहीं तो कहानी नहीं।
देखिए, हम सब ने पत्रकारिता की है बहुत सालों से। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कैसे मिलती हैं हमको? जब कोई अंदर से हमको इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद हम जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर अंदर से और हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसका मतलब है कि कहीं अंदर से, या तो ब्यूरोक्रेसी में, या आरएसएस के अंदर से, या बीजेपी के अंदर से, कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है। और अगर ये लीक हो रहा है तो ये सबसे BJP चिंता के की लिए बात है। सबसे चिंता की बात है। ये बीजेपी के लिए भी, आरएसएस के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि राम मंदिर के जो गुनाहगार हैं, जिस तरह से चंदा में जो लूट हुई है, उनके गुनाहगारों को अंतिम लॉजिकल कंक्लूजन तक वो उन्हें पहुंचाया जाएगा। जो चंपत राय और जो अन्य अनिल मिश्रा और जो अन्य राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो पाक साफ होकर निकलेंगे? क्या प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस राम की मर्यादा का पालन करेगी और उसी मर्यादा के हिसाब से गुनाहगारों को सजा मिलेगी? जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उतनी ही पारदर्शी तरीके से उन गुनाहगारों को सजा तक पहुंचाएगी? ये सारे सवाल हैं राम मंदिर आंदोलन के और उससे जुड़े हुए मंदिर और ट्रस्ट जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है इस चंदा चोरी में। सवाल ये है कि इन सब से किस तरह से सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से लॉजिकल कंक्लूजन तक इस मामले को पहुंचाती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विनीत जिंदल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.